तो अच्छा, एग्जाम का प्रेशर कैसा होता है, प्रीलिम्स का, मेंस का, ये मतलब दोनों को एक बार बताइए, है ना? क्योंकि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव वाइज होता है, उसका प्रेशर क्या है, मेंस में क्या आंसर राइटिंग होता है, लिखना होता है, नंबर ऑफ पेजेस कितने लिखने चाहिए और उसका प्रेशर क्या होता है। मैम एक बारी वो बताइएगा ना थोड़ा। तैयारी स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है, आप तैयारी स्टार्ट किए तो ये कैसे होना चाहिए? प्री मेंस को पैरेलल लेके चलना चाहिए या पहले प्री फिर मेंस, ऐसा? मेरा एक भाई है, वो भी इसकी तैयारी करता है। अच्छा। तो हम लोग शाम को मिलते थे अल्टरनेट डे। ओके। फिर हम दोनों बैठते थे, कुछ टास्क बांट के हम लोग पढ़ते थे। अच्छा। फिर वो मुझसे पूछता था क्वेश्चन, फिर मैं उससे पूछती थी। तो इससे क्या होता था कि एक रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता था, क्लियरिटी आता था। पर यदि पेरेंट्स साथ है तो मतलब होता है ना कि आप यहाँ हैं पर आप आगे तक जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी अभिभावक लोगों से कि आप लोग मतलब विश्वास करें अपनी लड़कियों पे और उन्हें समय दें। और लड़कियों से, स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी जी तोड़ मेहनत करें और उनके विश्वास को जीतें। हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिन्हा आपका बीपीएससी उत्कर्ष में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जितने बीपीएससी में टॉप किए हैं सबकी एक सक्सेस स्टोरी लेके आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिले। इन्हीं में से आज एक जो नाम है, मतलब उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। स्पेशली मैं वो जो गर्ल्स अभ्यर्थी है, गर्ल्स एस्पिरेंट है, मैं उनके लिए कहूँगा कि इनसे मिलके डेफिनेटली आपको बहुत खुशी होगी, आपको एक अलग सा एक मोटिवेशन मिलेगा, साहस मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। इनका जर्नी, मतलब प्रिपरेशन के दौरान की जर्नी जो है वो वाकई में लाजवाब है। ठीक है, तो मैं बिना वक्त गवाए, बिना आप लोगों का ज़्यादा वक्त लिए, मैं मैम को बुलाना चाहूँगा। निवेदिता मैम, प्लीज़। मैम, उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। ठीक, मैम पहले तो आपको उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस सफलता के लिए। मैम, बीपीएससी उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीपीएससी उत्कर्ष में जो अभ्यर्थी है, जो आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएं। सर, मेरा नाम निवेदिता तिवारी है। मैं सिवान जिले से आती हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी। फिर मैं मिडिल स्कूल रामगढ़ अपने गांव में ही पढ़ी, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है। सर, यस सर। अच्छा। फिर हाई स्कूल भी चैनपुर वही था। और मतलब पूरी एकेडमी को गवर्नमेंट का रहा है जी। और फिर ग्रेजुएशन में मैं पटना विमेंस कॉलेज से पढ़ी थी। अच्छा। मैथ्स मेरा ऑनर्स था। और एमएससी साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से। तो एकेडमी कैसा रहा था मैम? मतलब क्या रहा था, परसेंटेज, ये ऐसा कुछ था? सर, ये बात तो मतलब काफ़ी पुरानी हो गई, पर 10th में मेरा बिहार बोर्ड से 85.5% था। अच्छा। अच्छा नंबर, मतलब स्टार्टिंग से बहुत मेहनती है आप। यस सर। जी। मैम, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि रिजल्ट आया, आप खुद देखे, आपको किसी ने बताया, आपको कैसे पता चला? या फिर आप रिलैक्स थी, अच्छा ठीक है आएगा देखेंगे ना? नहीं, सर ने ट्वीट किया था ना, अतुल सर ने, कि रिजल्ट आने वाला है। जी। तो हम लोग मतलब वेट कर रहे थे इसके लिए। फिर पीडीएफ आया। मैं ये भूल ही गई कि नाम सर्च किया जा सकता है। अच्छा। मैं ऐसे रोल नंबर देखने लगी। फिर मुझे लगा कि नहीं मिल रहा है, पता नहीं आया है कि नहीं। फिर नाम देखा मैंने तो लगा कि हाँ आ गया। तो ये मतलब ये जो जर्नी है पढ़ाई का, मैम, इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट था आपका? बहुत सर, सबसे ज़्यादा उन्हीं का सपोर्ट था। उन लोगों को मुझसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा था। अच्छा। तो वो लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं सर। ओके। तो देखिए, मैम जैसा बता रही कि फैमिली का बहुत सपोर्ट था, और मैं उन फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग थोड़ा सा रोकते हैं कि हाँ बेटियों को उतना ना पढ़ाएं, है ना, जो अर्ली मैरिज करवा देते हैं, मैम देखिए हमारे साथ बैठे, इनके फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। तो मैम अगर बात करें तो इस जर्नी में अगर सपोर्ट आप बता रही, इसमें मतलब एक इंडिविजुअल मैं पूछूँ आपसे कि किन का सपोर्ट था, तो वो सबसे ज़्यादा किन का रहा है? मैम ये बोलना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, पर मतलब मैं माँ का नाम लेना चाहूँगी। अच्छा, माँ का। देखिए, माँ का इनके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, पूरे मतलब जर्नी में रहा है योगदान। ठीक है मैम, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका बीपीएससी? सेकंड था। मतलब तैयारी लगता है अभी हाल फिलहाल आपने स्टार्ट करी है फिर? मतलब एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी पहले। अच्छा, ये कब से मैम स्टार्ट किए आप? मैं 18 में गई थी। 18 दिल्ली गई थी। अच्छा, दिल्ली। जी। ओके। फिर कोरोना के बाद मैं यहाँ आ गई। फिर पता चला कि 35% रिजर्वेशन है लड़कियों को, और सिलेबस भी आसान लगा उसके अपेक्षा। तो मैं सोची कि मैं देती हूँ। मैंने पढ़े दी थी पहला वाला। अच्छा। तो कौन सा वो? मतलब 66? यस सर। अच्छा। तो उसमें मेरा 87 नंबर आया था। फिर मैं सोची थोड़ा पढ़ूँ तो शायद
आ जाए तो उसके बाद 67th में बस हो गया। बहुत बहुत बधाई मैम। तो एक बात बताइए मैम, ये पढ़ाई जो हुआ वो क्या मतलब ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस्ड है? यस सर, मेरा सेल्फ स्टडी ही रहा है। अच्छा अच्छा। यस सर। तो मतलब लगभग माने तो 2018 से आप यूपीएससी स्टार्ट किए, फिर उसके बाद बीपीएससी में कोविड के बाद मतलब 20-21 से आपने तैयारी स्टार्ट किया, ठीक है? 21 से ही। तो मतलब यूपीएससी में जाना, बीपीएससी निकालना, है ना, तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला अगर पूछे तो? ये कुछ वाकया हो गया या कुछ फैमिली बैकग्राउंड वैसा रहा? नहीं, बैकग्राउंड में तो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, पर माँ शिक्षिका है। तो अच्छा। कुछ काम था विद्यालय से संबंधित, तो वो सिवान में गई हुई थी। वंदना प्रेस ही डीएम थी उस समय। अच्छा अच्छा। तो काफी उनकी मतलब प्रशंसा की माँ की, मतलब काम रुका हुआ था, अच्छे से काम हो गया जी। तो उसी समय से थोड़ा लगा कि हाँ ये किया जा सकता है। अच्छा, एक मतलब देखिए मैम का कहना है कि वहाँ पे एक डीएम थी वंदना मैम, मतलब एक सिविल सर्वेंट थी वहाँ पे, और उनका इतना अच्छा समाज में व्यक्तित्व था कि वहाँ से प्रेरणा लोग लेते थे तैयारी करने के लिए। मैम हम समझते हैं ना कि बीइंग ए गर्ल बहुत सारा परेशानी आता होगा प्रिपरेशन के दौरान। कितने लोग कहते होंगे कि अब शादी करवा दो, अब क्या तैयारी कराना, ठीक है बेटियों को इतना दिन क्या घर पे रखना, मतलब ऐसे सिचुएशन आते हैं बिहार में। नॉर्मली मैं बिहार की अगर बात करूं तो इसमें मतलब आप कैसे इन सब सिचुएशन को मैनेज किए, या आपके साथ ऐसा हुआ था? तो अगर हुआ था तो मैम इसको आप कैसे मैनेज किए, और इसमें आपका फैमिली का क्या इनपुट रहता था? वो क्या कहते थे कि अच्छा लोग कह रहे तो है, तो क्या कैसे उनका रिस्पॉन्स रहता था? व्यक्तिगत मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये नहीं झेलना पड़ा। अच्छा। क्योंकि मेरे जो भैया हैं, हाँ। मेरे से बड़े हैं भैया, तो एक बार ऐसे ही कोई बताया था कोई रिश्तेदार में कि शादी कर दी जाए, एक लड़का है, अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब ये सिचुएशन बना जी जी, तो वो मतलब पहले से ही तैयार था कि ऐसा कुछ बोलना है कि ये लोग आगे से ना बोले। अच्छा। तो उसने कहा कि इसको पढ़ाया जा रहा है शादी करने के लिए, जब तक जॉब नहीं करेगी तब तक किसी शादी करनी ही नहीं है हमें। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अब कहीं कहीं मानसिकता मतलब कह सकते हैं अधिकतर बदल गई है। मतलब अगर जहाँ नहीं बदली है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि यहाँ पे देखिए इनके पेरेंट्स, इनके भैया का कहना था कि अभी तो पढ़ रही है, पढ़ने दो, नौकरी के बाद शादी का सोचेंगे, है ना। तो इस तरीके का सपोर्ट था इनके घर से। मैम पढ़ाई कैसे चलता था आपका? मतलब क्या टाइम टेबल लेके कुछ चली थी, या फिर कितने आवर्स की पढ़ाई चलती थी, ऐसे ही कितने आवर्स का पढ़ रही है, या कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहा था? मेरा मतलब टाइम टेबल ही था, कभी कभी तो फॉलो नहीं हो पाता था, पर जनरली वही था कि मैं मतलब सुबह जग जाती थी। अच्छा। 4 से 6 में रिवीजन कर ली। हाँ। दिन में पढ़ती थी जीएस जो है वो सब पढ़ती थी। फिर शाम को मेरा एक भाई है वो भी इसकी तैयारी करता है। अच्छा। तो हम लोग शाम को मिलते थे अल्टरनेट डे। Okay. फिर हम दोनों बैठते थे, कुछ टास्क बांट के हम लोग पढ़ते थे। अच्छा। फिर वो मुझसे पूछता था क्वेश्चन, फिर मैं उससे पूछती थी। तो इससे क्या होता था कि एक रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता था, क्लियरिटी आता था। यस सर, ये जी सर बढ़िया। फिर रात को हम लोग शेड्यूल अपना बनाते थे क्या पढ़ना है, फिर मॉर्निंग से वही फॉलो करते। तो मैम ये अभ्यर्थी को आप क्या बोलना चाहेंगे कि एक टाइम टेबल बना के पढ़े, या एक कंसिस्टेंट वे में पढ़े कि रोज 7 घंटा 8 घंटा पढ़ना है, या कोई टाइम टेबल बना ले कि इतने घंटे में इतना ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा कुछ? सर ये जो बीपीएससी या यूपीएससी की जो तैयारी है ये बहुत सिस्टमेटिक वैसे यदि चला जाए बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है, अच्छे रैंक पे भी आया जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि टाइम का बात करें तो 7 घंटे पढ़ने चाहिए। 7 घंटा ये कंसिस्टेंट वे में सर। और रूटीन की बात करें तो वो आप जैसे कंफर्ट हो वैसे करें, पर हाँ टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि मुझे कब करना है, कितने दिनों में कंप्लीट कर लेना है। और फिर बहुत लोग क्या करते हैं, मैं भी की हूँ, कभी कभी 2 महीने तक एक सब्जेक्ट को टच ही नहीं की। अच्छा। तो ये क्या होता है ना कि फिर उतना ही एफर्ट लगाना पड़ता है। और क्लियरिटी भी कम आ जाती है ना, भूल जाते हैं हम लोग। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप प्रॉपर हफ्ते में या फिर महीने में रिवीजन करें। अच्छा। प्रैक्टिस करें, ये बहुत जरूरी है। और कंटिन्यूटी सर बहुत देखिए मैम का भी कहना है कि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, और एक आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि इतने दिन में हम ये खत्म कर लेंगे, इतने दिन में ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है ना। मतलब कह सकते हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं तो बहुत ही कम समय में आप सफल हो सकते हैं। अच्छा। और यदि आप लापरवाही किए, सर मैं भी तो की ही हूँ तभी इतना टाइम लग गया, तो यदि आप लापरवाही किए तो पीछे जाएंगे। और यदि आप फॉलो करते हैं मतलब वो पता भी नहीं चलेगा कि इतना टफ एग्जाम जो है वो आसानी से निकल गया, और आप बिल्कुल सफलता मतलब निश्चित है आपकी। तो मैं देखिए मैं बताना चाहूँगा कि ये आप अगर डिसिप्लिन्ड वे में, अगर कहते हैं ना एकदम शेड्यूल बना के पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी में पढ़ते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है हम मैम से आज मिल रहे हैं, मैम से मेरी 2 बार पहले मुलाकात हो रखी है। मैम का डेडिकेशन
और इनका कहते हैं ना कि तुम पंक्चुअलिटी इतनी तगड़ी है कि अगर ये बोल दी है कि 11 बजे आना है तो 11 बजे आ जाएंगी, है ना। और इनसे पहले भी मुलाकात हुई जब हमारा मॉक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैम का मैंने देखा, मैम बोली इस टाइम पे आ जाएंगे तो मैम आ जाती थी, मतलब इनके साइड से तो देर ही नहीं होता था। तो इससे समझ सकते हैं कि मैम कितनी पंक्चुअल रही हैं, कितनी डेडिकेटेड रही हैं। तो जो भी देख रहे वीडियो को मैं बोलूँगा कि ये ज़रूर आप फॉलो करो, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, है ना मैम। मैम पूछना चाहेंगे बीपीएससी में आपका कौन सा पोस्ट मिला है मैम? सर मुझे वेलफेयर ऑफिसर का मिला है। अच्छा। बीसी सब डिवीजन लेवल का। मैम बीपीएससी में ना अभी क्या है, लोग 2-3 पोस्ट जानते हैं कि डीएसपी है, एसडीएम है, वीडियो है, और सारे पोस्ट के बारे में अवेयर नहीं है, तो लोग मतलब समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली क्या है, तो फिर वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मतलब ये किस टाइप का प्रोफाइल है मैम, थोड़ा अगर बताते ना तो लोगों को क्लियरिटी मिलती, मतलब है ना, आगे वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस में इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सर मेरा पोस्ट, हाँ तो सर ऐसा है कि बहुत जानकारी मुझे भी नहीं है, पर ये पता है इसके बारे में कि जैसे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, अति पिछड़ा वर्ग, तो उनके कल्याण के लिए सरकार जो भी योजनाएं लागू करती है अनुमंडल स्तर पे, तो उसे मुझे मतलब वो जो बता रही उसे लागू करना है। उसी के जैसे मतलब इन लोग के लिए जो आवास योजना है या फिर विद्यालय में जो छात्र आवास का जो है, ये सब काम करना होता है इसमें सर। ये देखिए पूरी सामाजिक सेवा का ही जॉब है। यहाँ पे कह सकते हैं जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग के लोग हैं उनके हितों के लिए मैम को काम करना है ना। तो मैं मानता हूँ कि इसमें है बहुत सारे पोस्ट लोग अवेयर हैं नहीं, लोग एसडीएम डीएसपी वीडियो लोग जान रहे हैं, ये सब पोस्ट के बारे में भी समझो। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है जहाँ पे जाके आप डायरेक्ट उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जिनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, है ना, वो डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा उनके लिए। ऐसा है मैम, प्रिपरेशन के दौरान जाहिर सा बात है एक लंबा जर्नी सफ़र होता है ना, तो बहुत सारे स्ट्रेस आते होंगे, निगेटिविटी आती होगी, निगेटिव कमेंट्स आते होंगे, किस कोई लोग कहता होगा कि अरे छोड़ दो ना, रेलवे का कर लो, एसएससी कर लो, बैंकिंग, मतलब व्हाटएवर जो भी वो लोग कहते हो। तो इस मेंटल स्ट्रेस को मैम आप कैसे मैनेज किए, कैसे हैंडल करते? उन लोगों को क्या जवाब देते थे या फिर लेट गो करते थे कि भाई ठीक है आपको बोलना है बोलते रहो? सर मुझसे तो कोई डायरेक्ट ये नहीं बोला क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं थी। अच्छा। पर एक मतलब कोई वाकया हुआ है? कोई थी जी जी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चे से पूछी कि किस चीज की तैयारी करनी है आगे, तो उन्होंने कहा कि बच्चा वो बोला कि मुझे आईएएस बनना है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके कि अच्छा तुम भी जिंदगी भर पढ़ते रहोगे क्या उसी की तरह। तो ये था, पर मैनेज कैसे हुआ ये सब मैं कुछ बोली नहीं उन्हें। मैं बोली बहुत अच्छा हुआ कि ये बोली शायद अभी जॉब हो जाए। तो मैनेज करने की बात है कि आपका जो ग्रुप है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब सकारात्मक लोगों के बीच रहना, थोड़ा गाना सुन लेना अच्छा, थोड़ा लिख लेना यदि आपको लिखना पसंद है तो, या मूवी देखना है तो मूवी देख लिया, अच्छी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, और योग करना बहुत जरूरी है। जैसे आप ध्यान यदि करते हैं जब भी समय मिले। हाँ मैं एक ये करती थी कि मैं शाम को 2 भजन जरूर गाती हूँ। अच्छा। यस सर, ये मतलब मैंने कॉलेज रेगुलर वे में? जी, तो संध्या वेला में, तो मुझे काफी अच्छा लगता था। तो यही सब था मैनेज करने के लिए सर। देखिए अगर एग्जाम के दौरान ना आप लोगों के साथ भी ऐसी निगेटिविटी आ सकती है, मैं बोलूंगा उन सब चीजों को इग्नोर करें और आप सफल होकर उन लोगों को जवाब दें, है ना। अभी हमको लगता है जो अगर बोली होंगी तो आज वो कुछ और बोलने के लायक नहीं होंगे, है ना। मैम तैयारी स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है, आप तैयारी स्टार्ट किए तो ये कैसे होना चाहिए? प्री मेंस को पैरेलल लेके चलना चाहिए या पहले प्री फिर मेंस, ऐसा कैसे करना चाहिए? बीपीएससी के संदर्भ में यदि बात करें, ये वैसे तो यूपीएससी पे भी लागू होता है, तो हमें तो सिलेबस पहले देखना होगा क्या है। और सबसे बड़ी भूमिका मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर, मतलब करंट अफेयर्स। यस सर, तो जब आप डेली पढ़ना है, पीटी के लिए पढ़े या मेंस के लिए पढ़े या इंटरव्यू के लिए पढ़े, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर में देखना है कि हमारे सिलेबस से संबंधित कौन सा टॉपिक है, उसका जो डाटा होता है, डेटा जो भी है, उसको नोट करना है। ओके। इससे क्या हुआ कि ये आपके मेंस में काम आएगा। मतलब ये नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ये इसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स का? जी, मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मतलब इंडेक्स वगैरह जो हो गए, जी बिल्कुल, या फिर सरकार की कोई योजना ही है, जैसे अभी कृषि रोड मैप 4 जो आया है, तो डेली पेपर में निकल रहा है, उसी वक्त उसको नोट करना है कितना % के बारे में किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। इससे क्या होगा कि बीपीएससी का जो पीटी का क्वेश्चन आता है वो भी फैक्चुअल है, तो वहां से आप वो कर लिए और मेंस में उसको लिख दिए, तो एक तीर 2 निशान।
जी तो वो बस हो गया। हाँ, दोनों में प्री मेंस दोनों में आ गया। तो ऐसा करना है कि जो भी कॉमन है उसको तो उसी वक्त कर लेना, और मेंस के लिए कुछ करे या ना करे, स्टैटिक की बात तो खैर बाद में है, आप करंट का जरूर डाटा नोट करते रहें। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होते हैं प्रीलिम्स में। तो ये तैयारी क्या साथ में करनी चाहिए, मतलब आंसर राइटिंग, मतलब प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ आंसर राइटिंग, जीएस 1-2 अभी तो ऑप्शनल की जगह ऐसे आ गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताएं कि कैसे वो लोग करे, प्रीलिम्स करके करे, क्योंकि अब तो देखते हैं प्रीलिम्स के 1-1.5 महीने 2 महीने बाद एग्जाम ले लेते हैं। तो ये कैसे टैकल करें इन सब चीजों से, मतलब कैसे बैलेंस करें? तो जैसे भी 70वीं होने वाला है तो अभी समय है, तो अभी आप सिलेबस देखें GS1 GS2 का क्या है, और एसी की बात है तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग नहीं कहेंगे इसे, पर ये राइटिंग प्रोसेस है कि जैसे आप हिस्ट्री उठा लिए, सबसे आसान या फेमस टॉपिक बोला जाए 1857 की क्रांति। तो हमने पढ़ा कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने नेतृत्व किया। तो हम लोग सोचते हैं कि पीटी के लिए ऐसे पढ़े और जाके वहाँ टिक मार करना है, नहीं, आप नोट करिए उसे। और माइंड मतलब इसमें सेट होना चाहिए कि मुझे मेंस में यदि आता है कुछ स्वतंत्रता आंदोलन पे या किसी भी चीज पे, तो इसको मेंशन करना है वहाँ पे। अच्छा, मतलब दोनों को साथ लेके चलना है। और ऐसे की बात, हाँ, तो मैं आंसर राइटिंग की बात ये बोल रही थी कि सबसे पहले आप जो भी पढ़ते हैं दिन भर 1 घंटे निकालिए, अच्छा, कॉपी लीजिए और उसमें लिखिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा, कुछ बातें जो मतलब मैं समझा हूँ, मेरे दिमाग में अभी तक बना हुआ है, उसे आप लिखिए। यही एक प्रैक्टिस, मतलब काफी शानदार प्रैक्टिस हो सकता है इससे सर। अच्छा, तो मतलब प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तयरी लगे रहना चाहिए ना उसमें, क्योंकि वक्त भी नहीं मिलता। मैम अभी चेंजेस हो गए बहुत, तो क्या मतलब एनसीईआरटी को लेके चलना चाहिए पूरा, एनसीईआरटी के बिना चलने चाहिए, ये इस पे आपका क्या राय है मैम? सर एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है, पर मेरे ख्याल से बीपीएससी यदि हमें देना है तो हमें बिहार पब्लिकेशन का जो किताब है जी, जो 8 क्लास का है, 8 से 10th तक। अच्छा, बिहार का? जी, उसे देखना, मतलब कम से कम भूगोल जो है और पॉलिटी, ये सब देखना बहुत जरूरी है सर। बिहार पब्लिकेशन, ये सर, और बहुत आसान मतलब तरीके से दिया रहता है, लगता नहीं है आप ग्रेजुएशन करके पढ़ रहे हैं उसे। वो 6-7 का बुक है या 8 का बुक है, काफी आसान लैंग्वेज में है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग बहुत सारे किताब खरीद के पढ़ने लगते हैं कि ऐसा है, रट रहे हैं, बैठ के रट रहे हैं, नहीं भूल गए, याद नहीं, आप उस किताब को खोलिए, आराम से उसको पढ़िए और वहाँ से नोट करिए, अंडरलाइन कर लीजिए, बस देख लेना है, आसानी से याद हो जाता है। देखिए, एक एनसीईआरटी तो ऑप्शन था, आज मतलब कह सकते हैं हम भी पहला बार सुन रहे हैं ये चीज़, और एक बहुत ही बेहतर सजेशन है मैम की तरफ से कि जो बिहार सरकार की वो पब्लिकेशन वाली जो बुक आती है, जो गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, उसको भी आप लोग जरूर देखें एक बार, ठीक है? और जहाँ से लगता है वहाँ से वो पॉइंट्स बना के वो नोट्स कर लेना, ठीक है। मैम मेंस की प्रिपरेशन, मतलब उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वो तो ठीक है, आंसर राइटिंग हम साथ में कर रहे हैं, लेकिन अगर एक स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो कैसे स्टार्ट करें? और वो जैसे मेंस में क्या होता है कि PYQs ही रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर करके पूछते हैं, तो इसका को क्या बुकलेट एक मतलब एक क्या क्वेश्चन का एक बना के रखे नोटबुक में, ये किस तरीके से करें? इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेंस की? सर मेंस में जैसे GS1 है, उसमें हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में तो क्वेश्चन थोड़े रिपीट होते हैं। यस सर, तो करना है कि वो सब क्वेश्चन को तो देखना ही है, टॉपिक लिखेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट है और उसका नोट्स बनाना जरूरी है सर। मतलब जो आप क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम उसका आप उसमें आप क्या प्रैक्टिस कर ले, आंसर राइटिंग कर ले। सबसे पहले उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है कि ये पॉइंट मुझे आंसर में डालना ही है। अच्छा, तो वो कॉपी में लिख के रख लेना है। और मेंस की आप बात कर रहे हैं जी, तो स्टैटिक में है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन जो फिर आती है बात करंट अफेयर्स की, क्वेश्चन रहता है सर, बिल्कुल रहता है। और स्टैटिक में भी आपको डालना है क्वेश्चन, इतिहास भी उसमें भी डालना है, किसी मतलब बिहार सरकार क्या कर रही है या फिर म्यूजियम के बारे में डाल सकते हैं। तो करंट पे मतलब नजर बना के रखना है, बिल्कुल एक स्पष्ट नजर जी, और फिर उसको नोट करके रखना। और इसके बाद क्या करना है, जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कंप्लीट हो गया, अब हमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है सर, आंसर राइटिंग के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ये प्रीलिम्स के लिए भी और इसके लिए भी, मेंस के लिए, दोनों के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए तो पहले हम लोग अपने स्तर पे भी सर कर लेते थे। अच्छा, लेकिन मेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका स्पीड क्या है, आपको लग रहा होता है कि मैं मतलब अच्छा लिख लेती हूँ, जैसे मुझे लगता था, पर मैं जब मेंस का लिखने गई तो मेरा हाथ उतना नहीं चल रहा था ना जी। तो लेकिन दूसरा लिखे
लिखे, तीसरा लिखे तो काफी अच्छा हो जाता है। अच्छा, वो तो धार देना बहुत जरूरी है अपने आप, वो फ्लो बनाना, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने जो नोट्स लिख के रख लिया है उसका प्रयोग भी तो करें हम, तो उसका प्रैक्टिस करना है कि ये पॉइंट आया कि नहीं, कौन सा पॉइंट छूट रहा है और कौन सा डाला जा सकता है। हाँ। ये सब यदि कोई लेके चलता है तो काफी अच्छा रैंक सर आ सकता है। बहुत बढ़िया मैम। देखिए एक चीज अभी यहाँ पे मैम से बात करते टाइम ना हम ऑब्जर्व किए कि मैम जो एक बात बताई है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, या उस पर मतलब देख रहे हैं, उस पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वहाँ से आपको जो मेन पॉइंट लग रहे हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, कि आप भी ना अवेयर रहेंगे कि एग्जाम के टाइम में ये उस क्वेश्चन में डालना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स ये बहुत ही अच्छा सजेशन है मैम का, आप इनको जरूर फॉलो करें। ठीक है मैम, प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करें? अब तो देखिए अब पहले 68 में 1.4 निगेटिव मार्किंग, फिर 1/3 पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ऑप्शन 5 से 4 हो गए, तो अब क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों को इसके लिए? और क्योंकि अब तो मतलब पूछ रहे हैं बड़ा फैक्ट टाइप का सवाल आ रहा है, फैक्चुअल आ रहा है सवाल, तो इसके लिए वो लोग कैसे तैयारी करें प्रीलिम्स के लिए बदलते पैटर्न के अनुसार? सर पहले फैक्चुअल ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब कॉन्सेप्ट भी कॉन्सेप्चुअल भी कर दिया। हाँ, दोनों 69 से तो कुछ ज्यादा ही। और यूपीएससी का एक पैटर्न था एलिमिनेशन वाला, कि इनमें से कौन सही है, केवल 1 2 1 या केवल 2 या सभी। तो ये अब बीपीएससी ने अपना लिया है। अच्छा, एक सर है, मतलब कहे तो बीपीएससी यूपीएससी के राह पे चल दिया। एक सर बोलते हैं यहाँ पे, सर हाँ बोलते हैं कि बीपीएससी चला यूपीएससी की राह। तो आप थोड़ी गहराई से तो पढ़नी होगी सर। पहले मतलब लोग वन लाइनर पढ़ के काम चलाते थे, नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना, मतलब बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अच्छा। कि क्वेश्चन का वैरायटी क्या है, मतलब कितना बदल रहा है, कैसा है। तो निगेटिव मार्किंग है। हाँ। तो आपका जब तक एक होता है कि एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आप पढ़े, हाँ, उसमें कई लेयर होते हैं सर। हाँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया 1857 बोले चक्रवात ही मान लीजिए, तो चक्रवात क्या है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, थोड़ा ये भी जानना है कि किस अवस्था में होता है, हाँ, किस कंडीशन में नहीं होगा। ये मतलब एक एनालिटिकल अप्रोच लेके चलना है ना। तो वो उसके लिए तो एनालिटिकल अप्रोच के लिए तो फिर डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जो आपने बोला एनसीईआरटी और बिहार पब्लिकेशन का, एक बार तो वो देखना पड़ेगा। हाँ, सर मतलब कि गहराई से पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अच्छा। कि उत्तर भारत में जो भी पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, कहाँ कैसा हो रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको देखना भी बहुत जरूरी है सर। ओके मैम, ये निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, इससे कैसे बचे लोग? मतलब होता है ना, कितने लोग गए एकदम धड़ाधड़ मारते चले गए, 1 2 3 सारा, और मतलब वो अच्छा कर सकते थे, है ना, लेकिन ये निगेटिव मार्किंग वैसे उनका रिजल्ट नहीं होता। तो मतलब इस पे क्या आप सजेशन देना चाहेंगे, कैसे बचे निगेटिव मार्किंग से? हाँ सर, इसके लिए तो सबसे पहली बात कि स्पष्ट पढ़ाई होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, कम पढ़िए, स्पष्ट पढ़िए। इसके बाद दूसरी बात है कि प्रॉपर रिवीजन, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। मतलब मुझे लगता है कि साप्ताहिक तौर पे रिवीजन जरूरी है सर। अच्छा। हाँ, और उसके बाद से टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। आप रूम पे टेस्ट लगाइए या कहीं जाके लगाइए, अपना एक टारगेट फिक्स करके, और टेस्ट सीरीज मतलब लगाना बहुत ही जरूरी। इससे क्या होता है कि आप तेज भी है पर स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। जैसे 2 घंटे में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हमें पता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं बन जाएगा बन जाएगा, आपने गलत कर दिया, अच्छा ये लिखा था, मैंने तो देखा ही नहीं कि नहीं लिखा था, मैं तो क्या है इस पे मार दी टिक, नहीं एकदम। और वो टेस्ट देने से ही होगा, प्रैक्टिस। जैसे अभी क्रिकेट में ही सर देख लीजिए, विराट कोहली चाहे कोई भी, इतना वो प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो ही सर गलत ना होने की संभावना अधिक होगी। तो ये मतलब एग्जामिनेशन के टाइम में एक अलग प्रेशर होता है ना, मतलब अगर एलिमिनेशन कैसे करे वो, मतलब निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए वो कैसे वो वहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं वो? सबसे पहले तो सर मानसिक तौर पे दिमाग शांत रखना बहुत जरूरी है। दिमाग शांत रखना। और ये जो प्रैक्टिस की बात हुई, यदि वो करते हैं तो काफी हद तक सीख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कितना रिविजन किए हैं। रिविजन ना, जितना रिविजन करेंगे सर उतना ही कम गलती होने की संभावना रहेगी। तो ये अपने में क्लियर होना बहुत जरूरी है, कोई चीज कि ये तो नहीं ही होगा। अच्छा, हाँ, इस टॉपिक में ये तो नहीं ही था, इसलिए मैं बोली कि कम पढ़े, स्पष्ट पढ़े। देखिए बहुत अच्छा सजेशन है, कम पढ़े, स्पष्ट पढ़े, तो निगेटिव मार्किंग से आप बच सकते हैं। तो वो मतलब क्या जिसपे डाउट हो वो क्वेश्चन छोड़ ही देना चाहिए एग्जाम में, या कुछ उस पर ट्राई कर लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? जैसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि नहीं ये बी हो सकता है, कितने लोग ऐसे भी गलत करके आते हैं कि लग रहा है उसको बी लग रहा है, डाउटफुल है, फिर भी वो अटेम्प्ट करके चले आते हैं। तो क्या इसमें क्या छोड़ देना चाहिए उस बी को, या फिर मार के आ जाना चाहिए? इसमें भी कंडीशन है। अच्छा। जैसे 150 नंबर का होता है हमारा पीटी। जी।
तो यदि आप 70 बनाए या 80 बनाए तब तो आपको बनाना ही पड़ेगा, मतलब कम से रिस्क कम लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप यदि 100 या 115 तक यदि टच नहीं किए क्वेश्चन तो ये तो फिक्स है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा। क्योंकि कट ऑफ मतलब कुछ क्वेश्चन हम गलत करते ही हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सटीकता के साथ चलते हैं, तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अपवाद को छोड़ के। तो क्वेश्चन तो मतलब टच करना ही है। अच्छा। अब यदि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई 100 या 115 करके ये सोच रहा है कि मैं टच करूँ कि ना करूँ, दूसरा कंडीशन, तो सर इसमें सबसे पहले आप कैसे पढ़े हैं, मतलब हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यदि दिमाग शांत करे तो वो सही कर लेते हैं, मतलब थोड़ा लिंक करना कि ये पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था, समय रहता है। यस सर। तो यदि वो वैसे उस अप्रोच के साथ चलते हैं तो कुछ टच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है क्लियर नहीं है और मैंने 115 तक टच कर लिया, 120 तक कर लिया, तो बहुत हो गया। यस सर, तो छोड़ सकते हैं। एग्जाम का प्रेशर, मतलब आप एग्जाम दी हैं अभी रिसेंट में भी, 69 वगैरह दी होंगी आप? नहीं सर, मैंने अच्छा 67 के बाद फिर मैं सोची सर कि मुझे यूपीएससी का करना है तो। अच्छा, मतलब 67 दे के फिर आप सोचे थे फिर यूपीएससी ही जाना है? सर क्योंकि इसके चक्कर में मैं उसे छोड़ दी थी तो। अच्छा। तो अच्छा, एग्जाम का प्रेशर कैसा होता है, प्रीलिम्स का, मेंस का, ये मतलब दोनों को एक बार बताइए, है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव वाइज होता है, उसका प्रेशर क्या है, मेंस में क्या आंसर राइटिंग होता है, लिखना होता है, नंबर ऑफ पेजेस कितने लिखने चाहिए और उसका प्रेशर क्या होता है, मैम एक बार वो बताइएगा ना थोड़ा। सर पीटी की बात करें तो प्रेशर की जो बात है, तो जनरली हम लोगों को ऐसा लगता है, एक चीज हम क्या ऑब्जर्व किया ना मैम, कि जो बाहर देखते हैं पेपर, वो बोलते हैं अरे पेपर बहुत आसान था, ये तो हम बैठ जाते तो बना लेते, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल का एक प्रेशर अलग होता है। तो हम चाहेंगे वो थोड़ा सा बताएं लोगों को कि उससे मतलब उससे कैसे वो ओवरकम करे, वहाँ पे कैसे अपने दिमाग को शांत रखे प्रीलिम्स में, मेंस में। सर क्या होता है ना कि हम लोगों का एक नेचर है कि स्टूडेंट्स का कि और थोड़ा पढ़ लिए होते तो अच्छा रहता है। अच्छा रुको मैं यूट्यूब पे ये देख लेता हूँ कि इंडेक्स में कितना रैंक है भारत का, कहाँ है, क्या है। भाई जो भी पढ़ना है 4-5 दिन पहले तक आप जी जान लगा के पढ़िए, जी तोड़ मेहनत करिए और 4 दिन के बाद रिलैक्स रहिए। जिस पे आपकी पकड़ है उसे एक बार रिवाइज करिए। कुछ नया, मतलब नया देखना ही नहीं है, रिलैक्स रहिए, क्योंकि होना होगा तो हो ही जाएगा। तो मतलब पहले बहुत मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, 4-5 दिन के बाद अब बस हल्का हल्का जो भी आपकी जो पकड़ मतलब जिसे मजबूत है उसे रिवाइज करिए और शांत होकर आप दीजिएगा एग्जाम, तो अच्छा करिएगा। आप मेंस की बात एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एकदम शांति रखना है सर, मतलब करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस, इसी के लिए टेस्ट सीरीज है, क्योंकि वो केवल पढ़ाई के लिए नहीं, आपकी मतलब कि मानसिक संतुलन के लिए भी है। वो एग्जाम हॉल में वो प्रेशर कम होता है, ये पीछे का जो प्रैक्टिस किया रहता है बहुत फायदा करता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट वगैरह लगाना है ना, आंसर राइटिंग का। और मेंस की सर बात कर रहे थे कि मेंस का माहौल क्या रहता है। तो मैं सर अपने स्तर पे बात करूं तो मुझे लगा था कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। मुझे लगा कि मैं पता नहीं कैसे, मतलब कितना लिखूंगी, पर वहां से जब मैं दे के आई निकली बाहर, तो लगा कि इसे और अच्छा से दिया जा सकता था। यदि मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि मेरी तैयारी थोड़ी कम है तो मैं और अच्छे से लिख सकती थी। तो बस कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। देखिए, माइंड को बहुत शांत रखना बहुत जरूरी है, और ये जो थॉट प्रोसेस चलता है ना कि मेरी तैयारी इतनी पीछे रह गई, मेरी तैयारी हुई नहीं, तो ऐसा कुछ सोच के जाना नहीं है। बस आपने जो किया, जितने वक्त में किया, बहुत अच्छा किया, ये माइंड सेट के साथ जाइएगा, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाइएगा, तो शायद वो एग्जाम का जो प्रेशर है वो रिलीज होगा और आप अच्छा करके आएंगे, बेहतर करके आएंगे। मैम अभी क्या है, ऑप्शनल हटा दिए हैं, आप तो ऑप्शनल दिए होंगे, कौन सा ऑप्शनल रहता है मैम? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। तो ऑप्शनल हटा के मैम अब तो कर दिए हैं लोग, ऐसे कर दिए, और ऐसे एक ऐसा पार्ट बन गया, मतलब चैलेंजिंग पार्ट है। जिस तरीके के लास्ट टाइम मुहावरे पूछ दिए वो 68 में, तो कुछ लोग तो मतलब परेशान हो गए, और ये कहीं मिला ही नहीं वो मुहावरा, अगर मतलब हकीकत में पूछे तो वो कहीं मिला ही नहीं देखने को, कोई बुक में नहीं मिला, कुछ भी कहीं नहीं मिला। तो इसकी तैयारी वो कैसे करे, मतलब ये तो पूरा कहते हैं ना, आयोग तो पूरा अभ्यर्थियों को ट्रैप कर दिया वहाँ पे, है ना, फंसा दिए लोगों की, अब क्या करोगे, तो इसका कैसे निजात निकाले अभ्यर्थी? सर पहले जो आप पहले क्या पूछे थे, पहला प्रश्न? पहला मेरा ये प्रश्न था मैम कि जैसे ऑप्शनल की जगह ऐसे ला दिए, तो सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, ऐसे की बात आप कर रहे हैं। तो सर देखिए, ये जो था ना, ये व्यवहारिक ज्ञान है। अच्छा, ऐसे का जो ये बता नहीं, जो आप मुहावरे की जो बात कि आप बुजुर्गों के साथ कितना बैठते हैं या रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे वो बैठते तो जरूर है अपने घर में दादा दादी के पास, है ना। मतलब जो लोग पुराने लोगों के साथ हैं उनके लिए तो सर आसान है। आप ये वाक्य नहीं पढ़े होंगे पर इसके अर्थ से वाकिफ है आप, तो आप लिख लेंगे उसको। लेकिन यदि आप ये भी नहीं जानते हैं तो फिर गड़बड़ है। और मतलब ये ऐसे का जो ये कुछ पार्ट है मुहावरे का, उसके लिए आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठे कुछ वक्त बिताएं। काफी हद तक हम लोग सीख जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। उसके बाद तो पक्ष विपक्ष लिखना आपकी मतलब ये है।
मैम अभी एक मतलब एक सवाल होगा मेरा, मतलब थोड़ा सा सबके लिए है, जो गर्ल्स अभी देख रही होंगी उनके लिए है कि लड़कियों को मैम बहुत ये सफ़र करना पड़ता है प्रिपरेशन के दौरान, बहुत सारी चीज़ें, और कितने लोगों को पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है किसी कंडीशन के वजह से। तो मतलब उनके लिए और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? मतलब आप अभी सफल हो गई हैं, आपका फैमिली से कुछ सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा, तो एक संदेश अगर देना चाहें कि लड़कियों को कैसे बढ़ावा दे, है ना, पढ़ाएं उनको, कितने लोग का छूट जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं लोग, तो उनके लिए मैम क्या संदेश है आपका? सर सबसे पहले मैं मतलब लड़कियों के असर पे यदि बात करूं तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आंधी आए तूफान आए, एक वाक्य दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे तो करना है। पेरेंट्स साथ दे या ना दे, मतलब जिस स्तर पे हो पाए संभव, मैं उस स्तर पे करूंगी इसकी तैयारी। तो साथ तो सर देंगे वो, हाँ नहीं भी दिए तो शादी के बाद भी वो सफल, मतलब गांव की परिस्थिति बहुत विपरीत रहती है मैम। गांव की परिस्थिति में लोग एक एज के बाद लोग बहुत बोलने लग जाते हैं, अगल बगल के लोग भी, है ना, तो एक सिचुएशन पर बहुत मतलब ये उल्टा हो जाता है। अब हालांकि धीरे धीरे समाज में लोगों का थॉट प्रोसेस बदल रहा है, बट कहीं कहीं बहुत सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, तो इस पे क्या राय है मैम, क्या संदेश है आपका? सर कठिनाई तो बहुत आती है लड़कियों के साथ, और आपके साथ भी आई होंगी सर। मैं एक्चुअली लकी रही हूँ इस मामले में, बहुत लकी रही हूँ सर। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि उन मतलब क्लियर होना चाहिए, मुझे तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। परिस्थितियाँ बन जाती है सर, हेल्पफुल बन जाती है। और पेरेंट्स की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब लड़कियों पे भरोसा करना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एक तो मजबूरी रहता है समाज के बारे में, जैसा कि आपने कहा, पर यदि पेरेंट्स साथ है तो मतलब होता है ना कि आप यहाँ हैं पर आप आगे तक जा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी अभिभावक लोगों से कि आप लोग मतलब विश्वास करें अपनी लड़कियों पे और उन्हें समय दें। और लड़कियों से, स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भी जी तोड़ मेहनत करें और उनके विश्वास को जीते, ताकि आगे का समाज भी सीखे इस चीज को, जी उदाहरण बने, है ना। देखिए बहुत अच्छी बात मैम ने बताया, और मेरी वो हर एक पेरेंट्स से विनती है कि जिनकी बेटियां पढ़नी चाहते हैं उनको आप पढ़ाएं, आगे करें, सपोर्ट करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहते हैं ना कि अच्छे समाज का निर्माता जो है वो लड़कियां ही होती है ना। तो मैम अभी क्या बीपीएससी तक आप रुक गए या फिर कुछ आगे क्या प्लान है? सर सपना तो यूपीएससी क्रैक करना है सर। अभी यूपीएससी देना है? यस सर, है ना। तो देखिए मैम के लिए एक लाइन है वही कि रास्ते नहीं खत्म होते जिंदगी के सफर में, मंजिल वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। मैम का ख्वाहिश है यूपीएससी निकालना, और ये मेरे को पता भी है कि मैम कर लेंगी, वो जिस तरह का इनका डेडिकेशन ये जरूर निकालेंगी। मैम लास्ट एक सवाल है कि प्रिपरेशन के दौरान क्या आपकी सोर्सेज रहे प्री की, मेंस की मतलब जो अभ्यर्थी देख रहे हैं वो सुने जाने, तो मतलब उस चीज़ को वो फॉलो करें, क्योंकि ये सोर्सेज को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मतलब क्या सोर्सेज होने चाहिए, आपके क्या सोर्सेज थे, तो मैं प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर यदि सोर्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बैंक, पीटी के स्तर पर भी, मेंस के भी स्तर पर। इसके पहले प्रिपरेशन के लिए मैम क्वेश्चन बैंक पे तो नहीं मैं बता रही हूँ, पर मतलब क्वेश्चन बैंक तो ले ही लेना है, शुरुआत में ही लेना है, ताकि आप देख सके क्वेश्चन कैसा रहा है। यदि पीटी की बात करें तो सर मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और साथ में दृष्टि का क्विक बुक आता है। अच्छा, तो वो मैं पढ़ी थी, प्राचीन भारत के लिए भी वही पढ़ी थी, मध्यकालीन भारत के लिए भी काफी अच्छी किताब है। और भूगोल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, भूगोल के लिए एनसीईआरटी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जिसका भी अच्छा लगे उसे पकड़ के पढ़ना है। बिहार के भूगोल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वह मेंस में भी काम आएगा और पीटी में भी काम आएगा। और इसके बाद है विज्ञान की बात करें तो सर एक घटना चक्र किताब है, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। यदि उसे भी कोई सॉल्व कर लेता है तो मुझे लगता है कि पीटी वो अच्छे से क्रैक कर सकता है जी। और एनसीईआरटी मतलब है ही, वो पढ़ना है, मैंने पढ़ा भी था। और मेंस की बात करें तो केबीसी नैनो का एक किताब मैं पढ़ी थी सर। अच्छा। बिहार का मतलब बिहार स्पेशल था, तो वो सारे सेक्टर के बारे में दिया हुआ था। बस इकोनॉमी का आपको जो करंट जो डाटा है वो जानना है जी। अच्छा। करंट अफेयर्स के लिए सर न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर मेजर पार्ट है। करंट अफेयर को कैसे कवर करें, मतलब न्यूज़पेपर है और क्या कुछ सोर्सेज रहे? देखिए अभी तो यूट्यूब पे भी सब मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं जो काफी अच्छा कंटेंट डालते हैं, पर मैं कहूंगी कि न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ पाए वो हमारा मतलब धैर्य भी बढ़ाता है सर। करेक्ट। यस सर, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लैंग्वेज की वे में आप पढ़ रहे हैं और वो बताया जा रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या होना बाकी है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, समस्या क्या है, समाधान क्या है। तो करंट के लिए न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। वही सर जो मैंने पहले
बताया था कि डेटा लिख लीजिए मेंस के लिए, पीटी में भी वही काम आएगा। तो ये सर, और एसे की यदि बात करें सर, मैंने छोड़ दिया था, तो सर मैं ये कहूंगी कि 2 हफ्ते में कम से कम एक ऐसे लिखिए। शुरुआत यदि नहीं समझ में आ रहा है कैसे, ऐसे का कुछ पॉइंट्स, ऐसे का कुछ क्या बनाना चाहिए, उसको भी सिलसिलेवार ढंग से, ये कहावत, ये मुहावरे, ये टॉपिक, ऐसा करके कुछ एक नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो समझ में आ रहा है इसका कुछ ऑथेंटिक कोई कुछ आया नहीं है वैसा कि वो तैयारी कर पाए उससे। तो ये वही बुजुर्गों के साथ वक्त बिताएं और फिर वो तैयार करें। हाँ, मतलब लिखना जो मुहावरे तो सर किताब में भी मिल जाएगा। हाँ। तो उसको लिखना, मतलब जैसे ऐसे आपको लिखना है किस सब्जेक्ट, मतलब क्या टॉपिक है उसके, मतलब बहुत सारे मतलब आयाम होते हैं जी। सामाजिक क्या है, राजनीतिक क्या है, आर्थिक क्या है ना, तो बौद्धिक क्या है, तो इस पे आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए व्यवहारिक स्तर पे, है ना, और सरकार का जो डाटा मतलब जो दिया जाता है उन सबको डालना बहुत जरूरी है। तो ये भी कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। एक तो पहले आपको डायग्राम बना लेना है कि मैं ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, और उसके बाद क्या क्या उसमें डालना है। तो और प्रैक्टिस सर 15 दिन पे कम से कम एक ऐसे लिखना चाहिए। मतलब ये अच्छे से आए या बुरे बना रहना चाहिए। आप 10 दिन 15 दिन पे एक मतलब करते रहे, काफी सुधार हो जाता है। पहले ऐसे को देखिए, फिर आप जब दे रहे हैं तब देखिए, मतलब काफी सुधार होता है ये करने से। किसी का मैम आंसर राइटिंग बहुत ही नहीं हो पाता है, नहीं लिख पाते, वो कैसे इस चीज को सुधारे? तो सर लोग बहुत परेशान रहते हैं कैसे 22 पेज लिख दे, और क्या मेंस में क्या कंटेंट, मतलब क्या हेडिंग वाइज लिखे या पूरा पन्ना भर दे ज्यादा मैक्सिमम जितना। तो ये इस पे क्या राय है मैम? सर इस पे आप जब पढ़ते हैं मेंस के टॉपिक्स, तो उसी वक्त आपको दिखेगा कि मतलब आप कैसे कैप्चर कर रहे हैं उसे, कैसे ले रहे हैं, मतलब हेडिंग के साथ ले रहे हैं या बस समझ लिए हैं। लेकिन पॉइंट, यदि आप पॉइंट वाइज करते हैं, जैसे जब मैं बोली कि मैं अपने भाई के साथ पढ़ती थी, तो उसका कहना था कि दीदी इसको आप क्या करो, पहले जो भी हेडलाइन है उसे आप नोट कर लो एक जगह, उसमें क्या लिखना है ये सोचिए आप। तो इससे काफी आसान हो जाता है। हाँ, तो हेडिंग दिए, उसके बारे में कुछ लिखे, फिर दिए, तो जो चेक करते हैं उनके लिए भी आसान हो गया। आप भी कॉन्फिडेंट है कि स्पष्ट लिखा है मैंने। ये सर, तो ये तरीका है। बहुत अच्छा। मैम एक मतलब बात तो अभी बहुत सारा करना चाह रहे थे, मतलब आपके पास भी वक्त नहीं होगा उतना, है ना। अंतिम और आखिरी सवाल मैम कि ये मॉक इंटरव्यू जो होता है, लास्ट में जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो इंटरव्यू एग्जैक्टली है क्या? वो पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है, और ये जो जैसे आपने उत्कर्ष में भी मॉक इंटरव्यू दिया, तो ये ऐसे यहाँ से फाइनल इंटरव्यू में कैसे हेल्प मिलता है या कुछ क्या फायदे होते हैं मैम? इसके बारे में थोड़ा सा मतलब इधर के भी बारे में बताएं कि यहाँ से कैसे हेल्प मिल सकता है मॉक इंटरव्यू अगर आप कहीं अपीयर होते हो तो, और वहाँ फाइनल में मतलब क्या वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है थोड़ा। सर इंटरव्यू मैं जहाँ तक समझती हूँ वो जो हमारे अधिकारी लोग लेते हैं हमसे इंटरव्यू, वो ये जानना चाहते हैं कि ये इस धारा के लिए है कि नहीं, मतलब जो सामने बैठा हुआ है, मतलब क्या मैच कर रहा है इनकी सोच, इनका अप्रोच, वो ये जांचना चाहते हैं, जो मुझे अनुभव हुआ। और सर मतलब ये लगभग कह सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट ही है आपका, थॉट प्रोसेस कैसे सिचुएशन हैंडल है, आप डिसीजन मेकर हो या रिलेटेड जो भी बात है आपने कैसे समझा है उसको आपके जर्नी में, जो आपने पढ़ाई की उसमें ये देखा। एक दो सवाल में जो आपको फंसा दिया हो इंटरव्यू में, ऐसा कुछ है क्या? सर उन्होंने पूछा था कि कितने बिहार में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो मैंने कह दिया कि सॉरी सर, एक्चुअली वो दिया था न्यूज़पेपर में पर मैं पढ़ी नहीं थी। अच्छा, इससे देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। और सर इंटरव्यू की एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका काउंटर क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं पटना में रहती हूँ, तो सामने वाला ये पूछ सकता है कि मतलब जो जिनको जानना है कि आप पटना में कहाँ रहती हैं, इसका आंसर पता होना चाहिए। मतलब झूठ नहीं चलेगा वहाँ, जितना आता है उतना ही बोलिए, स्पष्ट बोलिए। ठीक है। तो ये क्या मॉक इंटरव्यू में जो अपीयर होते हैं ये फायदा करता है वहाँ पे? सर बहुत फायदा करता है। कुछ लोग, मैं भी उसी में से हूँ कि नहीं डायरेक्ट वहीं जाके दे दिया जाएगा, पर एक्चुअली आप जब मॉक इंटरव्यू देते हैं तो आपसे बहुत ही अनुभवी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, वे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी कमियां कहाँ हैं। काफी समय रहता है, आप उसको समय रहते यदि सुधार लेते हैं तो वहाँ आप काफी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो सुधारने का मौका बहुत रहता है, बहुत मिल जाता है। यस सर। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया, और मैं अभ्यर्थियों से बोलना चाहूँगा, हालांकि इनकी जितनी सजेशन है वो सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही मतलब कहते हैं ना लाभदायक है, बहुत ही हेल्पफुल है, और स्पेशली मतलब जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए भी मैम का बहुत बहुत ज़्यादा सजेशन है ना। तो वो भी मतलब मेहनत करे, है ना, अपने परिवार के विश्वास पे, अपने पेरेंट्स के विश्वास पे खरे उतरे, और मुझे मतलब पूरा भरोसा है कि मैम जिस तरीके से अपने सफ़र पूरा किए सफल हुए हैं, तो ये इससे आपको बहुत ही
साहस, हिम्मत, मोटिवेशन सारी चीज़ें मिलेगी, है ना। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए, थैंक यू सो मच मैम।